ऑनलाइन क्लासेस बनी बोझ। स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से बच्चों पर बोझ बन रही हैं। दरअसल होमवर्क से परेशान एक कश्मीरी बच्ची ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई। उसका कहना है कि छोटे छोटे बच्चों से इतना होमवर्क क्यों कराया जाता है। जम्मू कश्मीर की इस बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो इतना शेयर हुआ कि जम्मू कश्मीर में एक नीतिगत बदलाव की शुरुआत हुई। एलजी मनोज सिन्हा ने स्कूली बच्चों की पढ़ाई को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। नई गाइडलाइन के मुताबिक प्री प्राइमरी के बच्चों की कक्षा दिन भर में 30 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगी। पहली से 8वीं तक की कक्षाएं 30 से 45 मिनट के अधिकतम 2 सत्रों में होंगी। इसी तरह से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के अधिकतम 4 सत्र ही होंगे। वर्चुअल क्लास के दौरान बच्चों को कहानी लिखना, सुनाना, ड्राइंग, नए शब्दों को सीखना, तस्वीरें पहचानने पढ़ने जैसे रोचक होमवर्क देने के लिए कहा गया। भारत में 2011 की जनगणना के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों की आबादी 36 करोड़ है। 10 साल में ये संख्या और भी बढ़ गई होगी। देश में 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं जो अभी कोरोना वायरस की वजह से घर पर बैठे हुए हैं। पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। वैसे कई स्टडीज कहती हैं कि बच्चों को मोबाइल फोन, कंप्यूटर और लैपटॉप से दूर रहना चाहिए, लेकिन अब यही मोबाइल फोन, कंप्यूटर और लैपटॉप उनके भविष्य की सीढ़ी बन गए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि सोशल इंटरेक्शन, डॉक्टर्स मानते हैं कि बच्चे के विकास में सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। वो बाहर जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, शिक्षक से संवाद करता है और ऐसी सामाजिक स्थितियों में वो कई बातें सीखता है। अक्सर बच्चों की यही शिकायत रहती है कि वो ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ समझ नहीं। सिलेबस पूरा करने के चक्कर में कई बार बच्चों को अधिक समय तक ऑनलाइन क्लास भी लेनी पड़ती है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अमेरिकी संस्था सीपीआर की एक स्टडी के मुताबिक लगातार लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फोन के सामने बैठने से बच्चों की आंखों और उनके दिमागी विकास पर असर पड़ता है। डब्ल्यूएचओ का तो यहां तक कहना है कि बच्चों को ऐसी स्थिति में हर 20 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। एक स्टडी ये भी कहती है कि बच्चे जितनी छोटी स्क्रीन पर ऑनलाइन पढ़ेंगे, उनकी आंखों पर उतना ज्यादा इसका गलत असर होगा। और इस समय हमारे देश में ज्यादातर बच्चे मोबाइल फोन पर पढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा समय बिताने से बच्चों का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी बिगड़ रहा है। बच्चे पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों पर मानसिक और शारीरिक दबाव पड़ रहा है। बच्चों की इन परेशानियों से कैसे राहत मिलेगी। क्या देश भर में ऑनलाइन क्लासेस को लेकर गाइडलाइन बननी चाहिए। क्या ऑनलाइन क्लासेस का कोई विकल्प हो सकता है या फिर ऑनलाइन क्लासेस को बच्चों के अनुकूल बनाया जाए। तमाम तरह की बातें हैं जिनका आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर की मासूम की वो गुहार सुनाते हैं जो उसने प्रधानमंत्री से लगाई है। वेलकम मोदी साहब। मैं एक लड़की बोल रही हूँ। मैं 6 ईयर्स ओल्ड। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 ईयर्स ओल्ड होते हैं, उनको ज़्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर, नहीं मैडम और सर क्यों रखते हैं। इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। जब मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद ईवीएस, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को, जो होते 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब। तो मोदी साहब से गुहार है इस छोटी सी बच्ची की कि छोटे बच्चों को इतना सारा काम क्यों देते हैं। हालांकि इस छोटी बच्ची की गुहार का संज्ञान लिया गया है और मनोज सिन्हा ने एक नई रणनीति वहां के लिए बनाने की भी बात कही है। मेरे साथ फिलहाल प्रोफेसर दिनेश सिंह जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद हैं। डॉक्टर मनीषा सिंघल मेरे साथ जुड़ रही है, बाल मनोवैज्ञानिक है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले दिनेश जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है सर, कितनी बड़ी जरूरत है ऑनलाइन क्लासेस को लेकर देश भर में एक गाइडलाइन की। मानता हूं कि गाइडलाइंस की आवश्यकता है और
मैं ये भी मानता हूँ कि थोड़ी हमने देर कर दी है। हम्म। इस प्रकार की गाइडलाइंस का निर्माण हमें पहले करना चाहिए था काफी। जब कोरोना का प्रकोप आरंभ हुआ देश में, तभी हमें इसके बारे में सोचना चाहिए था, एक औपचारिक तौर से भी और वैसे भी। मैं चाहता था कि समाज में इसकी चर्चा हो, ये नहीं हुआ। हम्म। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है और ये सीखने के अच्छे तरीके हैं, इससे काफी कुछ किया जा सकता है। अब मैं ये मानता हूँ कि यू कैन स्टिल डू समथिंग, और आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा जो अभी आप ही लोगों ने अभी जो थोड़ी टिप्पणी की, उसी से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आप जो है उसको थोड़ा सोचें, गंभीरता से, गैप्स रखें, हद से ज्यादा न पढ़ाएं। ये तो ऑफलाइन इन पर्सन क्लासेस में भी मैं हमेशा मानता हूं कि बच्चों पे वैसे ही बोझा बना रहता है। हम्म। और अब अक्सर स्कूलों ने क्या किया है कि उसी बोझे को ज्यों का त्यों ऑनलाइन में ट्रांसलेट कर दिया है, ज्यों का एग्जैक्टली। त्यों उठा के रख दिया। बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए, और इसको लेकर गंभीरता से अभी भी देर नहीं हुई है, सोच होनी चाहिए। जी, ठीक है। डॉक्टर मनीषा सिंघल भी हमारे साथ हैं, बाल मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर मनीषा, असल में कोरोना से पहले हम ही लोग कहा करते थे अपने बच्चों को कि देखिए मोबाइल पे इतनी देर मत रहिए, लैपटॉप पे गेम्स मत खेलिए, गैजेट्स का इस्तेमाल कम से कम करिए। लेकिन अब तो तस्वीर उल्टी हो गई, मैक्सिमम समय बच्चे अब मोबाइल पर बिता रहे हैं। मैम, कितना हानिकारक हो सकता है इतने बड़ी स्क्रीन टाइम को शेयर करना इतने लंबे समय के लिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम लोग ही करते थे कि इतनी एज तक हमें इतना घंटे 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पे टाइम नहीं बिताना है। और अब बच्चों का पूरा स्कूल ऑनलाइन है, उसके अलावा कुछ और उनकी एक्टिविटीज भी होती हैं पोस्ट स्कूल, वो भी ऑनलाइन ही रहती हैं। इसमें बच्चों का मस्तिष्क जो मानसिक तौर पे वो बहुत कोमल होते हैं बच्चे, और वो उनको क्या चीज नुकसान दे रही है इसका उन्हें नहीं पता चल पाता है। तो उसके लिए अब ऑनलाइन स्कूल तो देखिए इम्पोर्टेंट है, एक वो जरिया है जिससे बच्चों की क्लासेस चल रही है, पढ़ाई जारी है, अदरवाइज हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। और पहले से ये जो घंटे हमारे बड़े हैं, समय बड़ा है, उसमें एक पैटर्न अगर थोड़ा चेंज कर दिया जाए, केवल जो नॉर्मल तरीके से स्कूल में पढ़ाई पहले होती थी, जो कोलैबोरेटिव क्लासेस होती थी, तो उसमें क्या होता था कि भाई आपने कोई एक लेसन स्टार्ट किया, पूरा पढ़ाया, उसमें कुछ आपने एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर्स आपने कराए, फिर आपने होमवर्क भी दे दिया। तो उसमें बच्चों का एक्सपोजर होता है, क्योंकि वन ऑन वन इंटरेक्शन है, फिजिकल इंटरेक्शन है, जो वर्चुअल इंटरेक्शन से काफी डिफरेंट होता है। वर्चुअल क्लासेस में ऐसा लगता है हमें कि अगर हम ये जो पढ़ाई है उसको थोड़ा सा एक्टिविटीज के रूप में थोड़ा कन्वर्ट कर ले, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी कुछ कन्वर्ट हो पाएगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, 10-12 साल तक के बच्चे हैं, कम से कम उनके लिए हमें थोड़ा नया तरीके से, थोड़ा इनोवेटिव तरीके से हमें उनकी पढ़ाई सोचनी चाहिए, जिससे उनको पूरा पढ़ाई भी उनकी जारी रहे और उन्हें पूरा अच्छे से समझ भी आ पाए, और इसमें स्क्रीन के आगे उन्हें उतनी देर बैठना ना पड़े। बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि आंखों पे इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पे भी पड़ता है, और कुछ रेज ऐसे आती हैं जो बच्चों के लिए हानिकारक हैं। तो अगर हम क्लास का टाइम कम कर दें और उन्हें बीच में ब्रेक देके उनको कुछ एक्टिविटीज दे दें जो पढ़ाई से रिलेटेड है, जो भी टॉपिक उनका चल रहा है, तो उसमें बच्चे खेल खेल में उसको कर भी लेंगे, और उन्हें उनकी जो नॉलेज है वो शायद जो बुकिश नॉलेज है उससे कहीं ज्यादा बेटर होगी। ठीक है मैम, आप मेरे साथ रही। प्रोफेसर दिनेश भी हमारे साथ हैं। तो दिनेश जी, क्या ऑनलाइन क्लासेस एक सशक्त विकल्प हो सकता है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के परिप्रेक्ष्य में? क्या हम इसे बहुत आगे तक के लिए सोच सकते हैं? बिल्कुल, देखिए भारत के लिए ये बहुत बड़ा विकल्प है, ये एक अवसर था हमारे लिए कि इसका लाभ उठाएं। इसको कहते हैं ना, हर डार्क क्लाउड में बादल होते हैं घने घिरे हुए, उनपे एक सिल्वर लाइनिंग जो होती है, उसी के रूप में ये आया है। भारत ने इस पे गंभीरता से कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी भी कर सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि वैसे भी जिसको इन पर्सन फेस टू फेस टीचिंग करते हैं स्कूल में, ये कोई बहुत अच्छी पद्धति नहीं अपनाते, काफी हानिकारक होती है। और इसको लेकर तमाम स्टडीज हुई हैं, और भारत तो इसको लेकर मुझे लगता है गड्ढे में डूबा हुआ है, प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो। अब बदलाव थोड़ा आ रहा है, मैंने देखना शुरू किया है। तो मनीषा जी ने कहा कि ऑनलाइन में भी एक्टिविटी बेस्ड करें,
वो तो वैसे भी स्कूल में करना चाहिए, वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, रटाते हैं, फिर इम्तिहान में उगलवा देते हैं। परंतु नई शिक्षा नीति में इन चीजों को थोड़ा नकारा गया है और एक्टिविटी बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, ग्रुप एक्टिविटी में ट्रांसडिसिप्लिनरी तरीके से स्कूलों में भी कहा है, और कहा है कि बोझा कम कीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन भी बोझा तो पहले घटाएं। ये हर वक्त इनको ये रहते कि हमने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। मैं नहीं जानता आपके क्या अनुभव रहे हैं। मैंने जो स्कूल की पढ़ाई की, उसमें स्कूल में जो सीखा वो तो मुझे बहुत कम याद है। जो सीखा मैंने स्वेच्छा से सीखा, स्वयं सीखा, अपने सहपाठियों के साथ मिलकर सीखा। मैं स्कूलों की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने को हद से ज्यादा महत्ता भी स्कूलों को नहीं देनी चाहिए। ये जो हर वक्त अहंकार में रहते कि ये पढ़ाई रह गई, ये नहीं पढ़ा पाए, कैसे काम चलेगा, हमारा कोर्स नहीं कंप्लीट हो रहा, इससे थोड़ा हटे और थोड़ा बच्चे के मन को हल्का करें। ये तमाम स्टडीज है इसको लेकर, लेकिन कोई ध्यान दे तब ना, ध्यान नहीं देते। यहाँ पर अब मौका मिला है, ऑनलाइन में कम करें, थोड़ा जो मनीषा जी ने कहा एक्टिविटी बेस करें, थोड़ा बच्चों को आपस में कनेक्ट करें। वो अपने से बहुत कुछ सीख जाते हैं, बहुत कुछ सीख जाते हैं अपने से। देखिए, इन्होंने मार्क ट्वेन ने कहा था बहुत पहले, बड़े भारी सोच वाले अच्छे मनोवैज्ञानिक भी थे, मैं तो मानता हूँ, उनकी कहानियों में देखता हूँ जैसे उन्होंने कहा था कि I did not allow my schooling to interfere with my education। इसमें गहराई है, इस स्टेटमेंट में बड़ी गहराई है जी। तो इतना न करें, बोझा कम करें, एक्टिविटी बेस्ड करें। बिल्कुल दोहरा रहा हूं मैं जो मनीषा ने कहा। ठीक है। तो डॉक्टर मनीषा, असल में इस दौरान किस तरह की दिक्कतें बच्चों में आ रही है? क्या कुछ बच्चे भी आपके पास आ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है और कई जगह पढ़ा भी है कि बच्चे आत्म संयम से दूर जा रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया है, अकेले में रहना ज्यादा पसंद होने लगा है। क्या इस तरह की दिक्कतें बच्चों में आप देख पा रही हैं मैम इन दिनों? बच्चों के केसेस काफी आए हैं पिछले 1 साल में, और हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के कंप्लेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप के इश्यूज हैं। इवन पेरेंट्स भी काफी आए हैं। छोटे बच्चों में एनर्जी काफी होती है। छोटे बच्चों से अगर हम बात करते हैं, उनसे शुरुआत करते हैं, तो छोटे बच्चों की जो एनर्जी होती है वो इतना ज्यादा होती है, वो उनको घर में बांध के रखना या स्क्रीन के सामने बैठाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। सही बात है। उस एनर्जी को अगर हम चैनलाइज नहीं करेंगे तो हम उनकी वो एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं, और वो एनर्जी वो कहाँ पे यूज कर रहे हैं ये थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है। और इसके लिए हम उनको कुछ, जो मैंने एक्टिविटी बेस्ड आपको बोला, अगर हम क्वेश्चन उनसे पूछें या कुछ उनको इस तरह के टास्क दे दें छोटे बच्चों को कि आपको कोई मॉडल बनाना है या कुछ भी एक्टिविटी इस तरह की जिसमें वो इन्वॉल्व रहे, तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। एंड पेरेंट्स के साथ में कुछ स्कूल जो पैटर्न वो पहले फॉलो करते थे, सेम पैटर्न से वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स को एक या फादर या मदर को किसी ना किसी को साथ में बैठना पड़ता है बच्चे के। उसमें बच्चा भी कंफर्टेबल नहीं होता है और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा बॉदरिंग लगता है, उनके लिए भी एक बर्डन हो जाता है कि थोड़ा नहीं मैम, बहुत बॉदरिंग लगता है मैम, पूरे एंगेजमेंट हो जाती है। बीइंग अ पेरेंट मुझे पता है मैम कितना टाइम डिवोट करना पड़ जाता है। जी बिल्कुल। तो पेरेंट्स भी इक्वली परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं कि कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब सब कुछ ठीक होगा। लेकिन हमें ये सोचने की जगह अगर हम इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को और अच्छे से उसको यूटिलाइज करें, उसको हम एक्टिविटीज में भी कन्वर्ट करें तो बेटर होगा। केसेस आपने पूछा, तो जैसे 11th 12th क्लास के बच्चे हैं, उसमें कुछ बच्चे बहुत ज्यादा सिंसियर हैं, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है कि हमें इतने % मार्क्स ही चाहिए, 99% वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अब सडनली एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल हो गई हैं, तो उन बच्चों में एंजाइटी और ज्यादा हो गई है, एक क्वेश्चन मार्क है उनको अपने करियर को लेके। और कुछ बच्चे जो बहुत रिलैक्स रहते हैं तो वो और भी वो दे आर एब्सोल्युटली फाइन विद दैट। अब स्क्रीन के सामने जो एक बीच की क्लास के बच्चे हैं, उनमें ये ज्यादा है। जो हम 9-10 साल से लेके और 16-17 साल के बच्चों की बात करें, तो वो क्लास तो उनकी चल रही है। एक मेरे पास केस आया था, तो उसमें ये था कि टीचर का पेरेंट्स के पास फोन आता है कि आपका बच्चा ठीक है, तबीयत ठीक है, वो तो क्लास अटेंड कर नहीं रहा है। पेरेंट्स को ये पता था कि वो क्लास तो अटेंड कर रहा है। अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क कि वो स्क्रीन के सामने बैठ रहा है बच्चा, लेकिन वो क्लास में नहीं था, तो वो उस समय सोशल मीडिया कर रहा है या अपने फ्रेंड से चैटिंग कर रहा है। ये इस तरह के काफी कंप्लेंट्स हैं।
प्लस पढ़ाई वो कर रहे हैं, लेकिन एक जो कॉम्प्रिहेंशन है, रजिस्टर करना, उसको रिटेन करना, जो भी उन्होंने पढ़ा, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि सेम पैटर्न स्कूल। एक कंपैरिजन करना चाहें तो सर आपको क्या लगता है 40 मिनट की एक क्लास में बच्चा सीख ज्यादा पाता है या फिर उसके बदले में उसको नुकसान ज्यादा हो जाता है? ये अवधि का सवाल नहीं है, अवधि का खेल ही नहीं। प्रश्न ये है कि आप उसको कितना रोचक रूप से उलझाते हैं, किस प्रकार से रचनात्मक तरीके से उसको अपने साथ मिला लेते हैं। तो 40 क्या 400 मिनट भी बच्चा आपके साथ रहे, लेकिन अगर आप जो है इसको बच्चे को एकदम जिसको कहते हैं डल तरीके से पढ़ाएंगे, एकदम खराब तरीके से उसको पढ़ाएंगे, उसकी पेडागॉजी खराब होगी, तो वो बच्चा बिल्कुल नहीं इसमें सक्षम रहेगा और उसका मन नहीं लगेगा, हट जाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं, देखिए जो मेरी समझ है, मैं इतना कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप जो है अभिभावकों से आप जो है अपील कीजिए कि वे जो है बच्चों को लेकर उनके ऊपर बोझा न डालें, बच्चों के ऊपर बोझा न डालें। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं ये बच्चों के लिए बड़े हानिकारक होते हैं। मिडिल क्लास पेरेंट भारत का बच्चे के ऊपर हावी रहता है। तो पहले तो इससे पहले 1 मिनट के लिए हम 12वीं और 10वीं के बोर्ड के बच्चों की बात नहीं करते हैं और बोर्ड्स की बात और कक्षाओं की बात करते हैं। तो आप उसमें ध्यान दें कि क्या आवश्यकता है कि हर वक्त सिर पे चढ़े रहें कि पढ़े रहो, पढ़ते रहो, नहीं तुम बैकवर्ड हो जाओगे, ये हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है। बच्चे बहुत रेजिलियंट होते हैं और बैकवर्ड किसको कहते हैं? यह अवसर है, आप प्रोजेक्ट्स में हो जाइए। सोशल मीडिया में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स थोड़ा रचनात्मक तरीके से सोचें तो सोशल मीडिया में भी बहुत कुछ बच्चा अपने को सिखा सकता है। ऑनलाइन यूट्यूब में बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जो रचनात्मक तरीके से बनाए गए हैं, उससे बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। तो हर वक्त टीचर के सामने बैठा रहे और टीचर वो लेक्चर के रूप में उसको उगलता रहे कुछ, तो वो अच्छा नहीं है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, एक सरल प्रोजेक्ट से अगर बच्चा घर में है, भले छोटा ही घर हो, खिड़की से बाहर देखना शुरू करे। बाहर नहीं जा सकता, खिड़की से बाहर देखे कितने प्रकार की चिड़ियाएं दर्शाती हैं, किस प्रकार के जो है पत्ते दिख रहे हैं, पेड़, फूल, ट्रैफिक की आवाज, सुबह ट्रैफिक ज्यादा होती है कि शाम को ज्यादा होती है। इससे बड़ी गहराई से आदमी समझ सकता है। देखिए ट्रैफिक पैटर्न को ही समझकर मैंने प्रेडिक्ट किया था मई के आरंभ में ही कि दिल्ली में कोरोना का प्रकोप घटने लगेगा 15 मई से। ये मैंने जब दिल्ली में 20,000 केसेस हो रहे, तो इसमें कोई भी बच्चा कर सकता था जो मैंने किया, परंतु यहाँ कोई सिखाता नहीं है। मैंने एम्बुलेंस के सायरेंस की गणना शुरू की। जब एकदम पीक पे जा रहा था तो हर घंटे 5 सायरन मुझे अलग अलग एम्बुलेंस के सुनाई देते थे सड़क पे। और जब मैंने अचानक नोटिस किया कि एम्बुलेंस के सायरन्स घट रहे हैं तो मैं समझने लगा कि अब ये डाउनवर्ड को जा रहा है। और इसी प्रकार के कुछ और डेटा मैंने फोन से लोगों से ले लिया और मैंने प्रेडिक्ट किया कि 15 से 20 मई के बीच में घट जाएगा। ये कोई बच्चा कर सकता है, कोई भी बच्चा कर सकता है। लेकिन हमारे अभिभावक और हमारे टीचर इस प्रकार की रचनात्मक सोच लगते नहीं है। और ये देखिए, इसको एजुकेशन कहते हैं कि समाज के समस्याएं, चुनौतियों के साथ दिमाग को उलझाएं। तो मेरी अगर एक सीख है तो यही है कि आप बोर्ड की चीज फिलहाल छोड़िए, उस पर मेरी और टिप्पणी है, लेकिन बिना बोर्ड की जो कक्षाएं हैं उस पे थोड़ा रचनात्मक सोच रखिए। इसी से एजुकेशन बढ़ेगा, इससे मैथमेटिक्स बढ़ेगी, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बढ़ेगी, साइकोलॉजी बढ़ेगी, साइंस बढ़ेगी, क्या नहीं बढ़ेगा। लेकिन करें तब ना। तो मैं मनीषा जी से भी अनुरोध करूंगा कि मौका जब भी इनको लगे अभिभावकों में इस बात को फैलाएं कि थोड़ा इन चीजों को बढ़ाएं और सिलेबस और लेक्चर तो क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान हमको रखना होगा। लेकिन डॉक्टर मनीषा, पेरेंट्स का जिक्र जब हम करते हैं तो पेरेंट्स की भूमिका इस दौरान कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि पेरेंट्स के पास ऑलरेडी अपने काम है, उनका अपना एक शेड्यूल है और वो पेरेंट जो
वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो अपना काम भी कर रहे हैं, क्लासेस के साथ बैठ भी रहे हैं। अब बच्चों को कैसे असल में मॉनिटर किया जाए कि जिससे पेरेंट कम से कम चौकीदार ना बन पाए, वो ये समझ पाए कि असल में सही तरीके से उनका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। कई बार हमने बच्चों को देखा है कि हाथ में मोबाइल है, कान में ईयरफोन लगाए, लेकिन वो सो रहा होता है और क्लास चल रही होती है। इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस का क्या मतलब रह जाता है मैम? बिल्कुल कोई फायदा नहीं ऐसी क्लासेस का। और ये पॉइंट मैं पहले भी कहना चाह रही थी कि पेरेंट्स और घर का एनवायरनमेंट ये काफी रिस्पॉन्सिबल है। और बच्चों और पेरेंट्स के बीच का जो क्लोजनेस है, कितना वो एक दूसरे के से शेयर करते हैं, कितना वो कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि जब लास्ट ईयर जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च 2020 से, तो उस समय पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इंटरेक्शन क्योंकि कभी होता ही नहीं था। और ये समय ऐसा आया कि सडनली सब लोग घर में बंद, और उसमें ही काफी फैमिली स्ट्रेस, फैमिली इश्यूज काफी आए थे, उस तरह के केसेस भी इस समय आए थे। तो जो घर के बड़े लोग हैं इस समय, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो घर का माहौल थोड़ा सा कूल एंड काम और थोड़ा सा हार्मोनियस बना के रखें, जिससे बच्चे को अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो पेरेंट्स से कह सके। अब जो वर्किंग पेरेंट्स हैं तो उनके लिए उनका अपना भी काम होता है, और स्क्रीन लैपटॉप का कई बार इशू आता है कि एक ही स्क्रीन है, तो अब बच्चे का स्कूल चल रहा है, उनको अपना ऑफिस करना है, तो कैसे करें। इसमें एक माध्यम टीवी का हो सकता है कि अगर टीवी के माध्यम से कोई एक ऐसा चैनल, कुछ चैनल ऐसे स्टार्ट कर लें जिसमें अगर हम लैपटॉप या मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसकी जगह टीवी पे बच्चों की क्लासेस शुरू हो जाए। तो एटलीस्ट हम सामने स्क्रीन पे हमें दिख रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, और थोड़ा दूर ही बैठेगा। अभी तो लैपटॉप अपने लैप पे रख के बच्चे बैठते हैं या मोबाइल हाथ में रखते हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा, उनको एकदम पास में जाके नहीं बैठना पड़ेगा। या फिर पेरेंट्स का भी एक ये रोल होना चाहिए कि बहुत ज्यादा बच्चे को पुश ना करे। या जैसे अभी दिनेश सर ने बोला कि बाहर चिड़िया उड़ रही है, तो उसमें हम थोड़ा सा मैथ्स या कुछ इस तरह का कुछ बायोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। उस तरह से हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि देखो कितनी चिड़िया हैं वहां पर, या कितनी पत्तियां हैं किसी पौधे में। और बच्चे इतने मासूम होते हैं, उनको आप जिस डायरेक्शन में ढालेंगे वो उसी डायरेक्शन में बहते हैं। तो जो भी गार्जियंस हैं घर में, उनका काफी रोल है। और अगर हम घर के काम हैं आजकल हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी मदर्स का स्पेशली थोड़ा बहुत ठीक है मैम, तो थोड़ी मेहनत पेरेंट्स को भी करनी होगी, लेकिन एक मेहनत का काम ये भी होगा कि आज के जमाने में खिड़की पे बैठने वाले बच्चे को ढूंढना भी एक बहुत बड़ा टास्क है कि वो कौन सा बच्चा है जो हमारे कहने से खिड़की पर बैठ जाए। लेकिन हाँ, कोशिश हमें करनी होगी, तभी आगे कोशिश को तरीके से उनको लेके जाना होगा। ठीक है, तो ये भी एक टास्क है। ठीक है मैम, समय मेरे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका, डॉक्टर मनीषा आपका, आपने समय निकाला, चर्चा में जुड़े और हमारे व्यूवर्स को इतनी राय दी। थोड़ा सा प्रयोग करें तो खिड़की पे तमाम बच्चे बैठते हैं, मैंने करके देखा। चलिए सर, उम्मीद करते हैं सर, और ये कोशिश आज से ही की जाएगी सर। बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आपको अपने नौनिहालों का ध्यान रखना है क्योंकि वही आने वाले देश का भविष्य है। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस उन पर बोझ ना बन जाए, इसका हमको और आपको बेहद ख्याल रखना होगा। इस खास पेशकश में इतना ही।